हाँ, तो हम क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 6 के हम देख चुके थे, चैप्टर 1 के। अब पेज नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर के ही। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई पदार्थ है जो हमें नहीं मालूम कौन सा है, पदार्थ X, इसका विलयन, इस विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो नंबर 1 इज इस पदार्थ का नाम बताना है और नाम बता के सूत्र भी लिखना है और उस पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया बतानी है। तो हम जानते हैं कि वो X पदार्थ कौन सा है, किसका उपयोग करते हैं सफेदी करने के लिए? चूना है, जो हम सामान्य लैंग्वेज में चूना कहते हैं, यानी बिना बुझा चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड। पदार्थ X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। सामान्य भाषा में इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं, बिना बुझा चूना। ये नाम हो गया और इसका सूत्र भी लिखना है। सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में 1 नंबर वाले प्रश्न में कई बार ये पूछा जाता है, बिना बुझा का सूत्र या कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा चूना हमेशा याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब इस पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, जल से क्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ याद रखना है, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा चूना, क्योंकि बुझा चूने का भी अलग से पूछा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नंबर 1 का आंसर था, ये नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पे। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी होती है, क्यों? उस गैस का नाम भी बताइए। दूसरी से दोगुनी है क्यों? अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जब भी यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से नहीं आएगा कि क्रियाकलाप 1.7 में परख नली में एकत्रित गैस, क्योंकि वहाँ पे नहीं मालूम है। यहाँ तो आप अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, आपने एक्टिविटी जस्ट की है, इसीलिए उसी एक्टिविटी के बाद ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक्टिविटी 1.7 में परख नली में एकत्रित जो गैस है वो एक की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों होती है। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्टिविटी 1.7 को हमको याद रखना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है एक्टिविटी 1.7 में। दरअसल वहाँ पे जल का विद्युत अपघटन किया जा रहा है। तो यहाँ पर यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, जल का विद्युत अपघटन करने पर, जल का विद्युत अपघटन करने पर इसके आगे ये प्रश्न सेम ऐसा भी हो सकता है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों होती है, उस गैस का नाम बताइए। या ये इस प्रकार भी हो सकता है ये क्वेश्चन कि जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निर्मित होती है। इनका अनुपात बताइए, या
यहाँ हाइड्रोजन दोगुनी होती है ऑक्सीजन से, क्यों? ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन दोगुनी होती है ऑक्सीजन से क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप देखिए जल का विद्युत अपघटन कराए हम H2O यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग इलेक्ट्रोलाइसिस कराई गई, यहाँ इसका विद्युत अपघटन कराया गया। तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटती है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ही जल का एक अणु बनता है। अब यहाँ पे हमने कहा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमेशा याद रखना है, ये संतुलन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन O2 जब ऑक्सीजन बन रही है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करने के लिए इस प्रकार हाइड्रोजन अब 4 हो गए हैं, ये बैलेंसिंग हो गई हमारी। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन, जब भी जल का निर्माण होता है उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु भाग लेते हैं, हाइड्रोजन 2 अनुपात 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग होती है। यही कारण है कि मुक्त होने वाली हाइड्रोजन भी 2 भाग होती है। पुनः सुनिए, क्योंकि इतना सारा मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना होगा कि जब जल का अणु बनता है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग उपयोग में लाया जाता है। यही कारण है कि विद्युत अपघटन करने पर भी हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग निर्मित होता है। अतः परखनली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन, जो दोगुनी गैस है वह हाइड्रोजन है, और जो जिसकी मात्रा कम है वह ऑक्सीजन गैस है। अब पेज नंबर ये 11 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पेज नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है आपका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। कॉपर सल्फेट जो होता है इसका विलयन का रंग लाइट ब्लूइश होता है, स्काई ब्लू टाइप का सा कलर इसका होता है, और ये बदल के लाइट ग्रीन कलर में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका आंसर ये होगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जा रहा है, हमने कहा था इनकी क्रियाशीलता के क्रम आपको याद रखना है। क्रियाशीलता में आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, ब्रैकेट में यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, हल्का नीला। अब इस विलयन में से जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, विलयन से कॉपर यानी Cu को विस्थापित कर देता है। और जो विलयन बचता है आयरन सल्फेट का जो घोल होता है, तो इसका जो सॉल्यूशन है ये हल्का हरा होने के कारण इसका रंग बदल जाता है। इसका रंग अभी ब्लूइश था, अब क्या हो गया, ग्रीनिश हो गया, उसके कारण जो है इसका रंग बदल जाता है। अतः इसका रंग बदल जाता है। क्या किया था हमने, आयरन Fe प्लस
इसको में मिलाया कॉपर सल्फेट के विलयन में, आयरन लोहे की कील डाली थी यानी सॉलिड लिया था, और ये विलयन ले रहे कॉपर सल्फेट का यानी CuSO4, और विलयन है पानी में यानी एक्वस फॉर्म में है, AQ लगा सकते हैं इसके सामने। और ये जो कि हल्का नीला था, अब जो है ये इसको अधिक क्रियाशील कौन है, आयरन, इसलिए ये इसके साथ जुड़ के FeSO4 बनाएगा और आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा। और अब जो है ये हरे रंग का होने के कारण विलयन का रंग जो है ये परिवर्तित हो जाता है। यहाँ याद रखिए, यदि क्वेश्चन पलट दिया जाए, हालांकि ये 2-3 साल से ही हमारे पास NCERT आया है MP बोर्ड में, लेकिन इसके पूर्व जो NCERT की बुक्स में CBSE वालों को या इसमें जो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पलट के पूछा जाता। अभी हमसे पूछा गया था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है, लेकिन यदि पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट की जगह पर यहाँ पर आयरन सल्फेट ही ले लिया जाए, ठीक है, ये आयरन सल्फेट यहाँ लिया गया है और यहाँ कॉपर, ये इस प्रकार से यदि मैं बोलूँ कि FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का विलयन लिया है और यहाँ पे तांबे की कील भी हो सकती है Cu की, या तार है, इसको विलयन में डुबाया जाए तब क्या होगा? क्या यही आंसर होगा? ये अब क्या इस प्रकार बन जाएगा CuSO4? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोहा जो है अधिक क्रियाशील है, इसलिए अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो उसके कम क्रियाशील तत्व के उसके लवण विलयन में से विस्थापित कर देता है। अतः जो है ये क्रिया तो हो जाएगी, लेकिन कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण अपने से अधिक क्रियाशील तत्वों को विस्थापित नहीं करने पाता, अतः यह अभिक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पेज नंबर 15 के ही हैं, पेज नंबर 15। चैप्टर 1 पेज 15 का ही है, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन जो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण पूछे हैं। तो द्विविस्थापन का हमने अगला और उदाहरण देख सकते हैं, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड द्विविस्थापन यानी जब दोनों का विस्थापन होता है डबल। यहाँ देखिए ये सिल्वर जो है इससे मिलेगा AgCl और यहाँ NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का अन्य उदाहरण, ये सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड NaCl AgCl सिल्वर क्लोराइड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। प्रश्न नंबर 3 आपको बोल रहा है कि उपचयित और अपचयित होने वाले पदार्थों को पहचान कीजिए कि कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा अपचयित हो रहा है। जैसे नंबर 1 में एक इक्वेशन दे दी गई है, सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराई गई और ये बना है Na2O। अब इसमें बताना है कि कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा अपचयित। यहाँ पर यदि हमें
इसकी डेफिनेशन याद है दोनों की, उपचयन और अपचयन की, तो हम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। उपचयन में याद रखना है हमें कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ देखिए सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी किसका उपचयन हो रहा है? सोडियम का। किस पदार्थ का? सोडियम का। यहाँ हम डायरेक्ट Na लिख सकते हैं या सोडियम भी लिख दें तब भी ये ठीक है। और कहाँ से ऑक्सीजन कम हो रहा है? यहाँ तो इसको लिखा जा सकता है कि ऑक्सीजन जो है अपचयित होने वाला पदार्थ है। इसी का नेक्स्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे CuO प्लस H2, तो Cu और H2O बन रहा है यहाँ। अब इसमें से भी बताना है कि उपचयित पदार्थ कौन सा है। उपचयित में हमने कहा था जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इसमें किस में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है? यहाँ यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन में हो रही, अर्थात उपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन जो है ये उपचयित होने वाला पदार्थ है, हाइड्रोजन। जबकि ऑक्सीजन कहाँ से निकल के कम हुई? ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो रही? कॉपर से, इसलिए इसका अपचयन हो रहा है, ये अपचयित हो रही है, कॉपर ऑक्साइड CuO। तो इस प्रकार ये पेज नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर्स। और अब जो है हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।